नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त तमाम जो बड़ी खबरें हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 2028-29 में यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का चुनावी अभियान शुरू। न्यूयॉर्क में यूएन चीफ से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर। दुनिया के सामने रखा भारत का शांति विजन। दिल्ली में आज से दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2026। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, भारत टेक्स से एक्सपोर्ट को मिलेगी नई उड़ान। आईबी अफसर हत्याकांड में ताहिर हुसैन पर फैसले के बाद बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर निशाना। दिल्ली दंगे को बताया हिंदू विरोधी नरसंहार। अमरनाथ यात्रा के 11 दिन में लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 28 अगस्त को समाप्त होगी 57 दिन चलने वाली यात्रा। और 20 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप में आमने सामने होंगे फ्रांस और स्पेन। लगातार तीसरे फाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेगा फ्रांस। वहीं 2010 के बाद फिर चैंपियन बनने की राह पर स्पेन। और आइए अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें, 2028 और 29 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कैंपेन लॉन्च किया। वैश्विक शासन के प्रति भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए जयशंकर ने शांति दृष्टिकोण को सामने रखा। इसका पूरा नाम सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी है। विदेश मंत्री ने भारत के शांति दृष्टिकोण, शांति स्थापना में योगदान और बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के संकल्प को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत की सदस्यता को लॉन्च करके खुशी हो रही है। साथ ही ये कदम ऐसे समय में उठा रहे हैं जब दुनिया एक गहरे विरोधाभास का सामना कर रही है। इतने बड़े पैमाने पर मानव कल्याण को आगे बढ़ाने की इतनी बड़ी क्षमता दुनिया के पास पहले कभी नहीं थी। साथ ही संघर्ष, हिंसा और अस्थिरता का ऐसा दौर देख रहे हैं जो उन लोगों के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है जो शायद बहुत दूर हैं। इस जटिल स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र को पहल करनी होगी और इसके लिए सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए चुनाव अहम हो जाते हैं। Advocates Vasudhaiva Kutumbakam, that is world as a family, as an approach. We don't simply preach, we practice it as well. So let me share with you today a few recent examples of our contribution to global well-being. One, in maritime security, India makes wide-ranging and regular contributions, including in anti-piracy, counter-narcotics and anti-trafficking operations. Apart from the fusion center that I spoke about in India, our forces are protecting sea lanes across the Indo-Pacific, specifically the northern and southern Arabian Sea, Gulf of Aden, Malacca Straits, and even in the Gulf of Guinea. A long record of peacekeeping is today extended to offering training and capacity building to 98 nations in the Delhi Center of UN Peacekeeping. और भारत के शांति विजन की अगर बात करें, आखिर ये क्या है, ये आप बता देते हैं। दरअसल सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी, इसकी अगर बात की जाए, क्योंकि इसके ज़रिए हम देख सकते हैं किस तरीके से जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज़ को मजबूत करता हुआ भारत यहाँ नज़र आ रहा है। और इस साथ ही बहुपक्षवाद को किस तरीके से हमें बढ़ावा देना है, इस बात की भी यहाँ पर जिक्र किया गया। और भारत ने बताया कि कैसे भविष्य के लिए जो शांति स्थापना है उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। साथ ही साथ आज जब हम तकनीक की बात करते हैं, वहाँ पर एआई के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण यानी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच जो है वो हमें लानी होगी। साथ ही नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है एक बड़ा फोकस बिंदु है भारत के लिए भी। और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला, तमाम
जब हम देशों की बात करते हैं आतंकवाद से जो ग्रस्त हैं वहाँ पर इस बात का हमें ध्यान देना होगा। लेकिन इससे अगर पहले की अगर बात की जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत अगर खास तौर से हम बात करते हैं, पहले कभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य नहीं बना है, लेकिन अब तक की अगर हम बात करते हैं तो करीब 8 बार, जी हाँ, खास तौर से अस्थायी सदस्यता की अगर बात की जाए तो करीब अब तक 8 बार हम देख चुके हैं। लेकिन अब एक जो पहल है वो भारत यहाँ करता हुआ नज़र आ रहा है, किस तरीके से अस्थायी रूप से जो सदस्यता है वो मिलती है, और इसके साथ साथ भारत की जो आवाज़ है वो पूरे विश्व में मुखर होती हुई नज़र आती है। अब भारत अब तक अगर हम बात करें तो यूएनएससी का 8 बार अस्थायी सदस्य चुना भी जा चुका है। अब इस बात को अगर हम आपको समझाएं कि कोई देश अगर अस्थायी सदस्य बनता है तो उसके क्या अधिकार हो सकते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल उसके बाद वो सुरक्षा परिषद की बैठकों में हिस्सा लेते हैं और ख़ासतौर से जो प्रस्ताव होते हैं, यानी जो रेजोल्यूशंस होते हैं, उस पर वोट भी देते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। कुछ समितियाँ और प्रतिबंध समितियों की अध्यक्षता भी कर सकते हैं। तो ये तमाम अधिकार मिलते हैं जब हम बात करते हैं अस्थायी सदस्यता की। और भारत के लिहाज से ये क्यों ज़रूरी है, इस बात को भी समझना चाहिए, क्योंकि भारत के लिहाज से जब हम बात करते हैं इस सदस्यता का महत्व और भी ज़्यादा खास हो जाता है। सदस्यता से वैश्विक सुरक्षा, आतंकवाद, शांति स्थापना और सुधार जैसे जो मुद्दे हैं उस पर भारत की आवाज़ और मजबूत होती है। और ख़ासतौर से आप बता दें, भारत को अपने कूटनीतिक प्रभाव और नेतृत्व को दिखाने का अवसर भी मिलता है। साथ ही यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के भारत के दावे को भी कहीं ना कहीं एक जो मजबूती है वो मिलती हुई नज़र आती है। तो पूरे विश्व के सामने भारत का जो शांति विज़न है वो हम देख सकते हैं, और इससे पहले भी लगातार भारत शांति का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि जो भारत है वो भगवान बुद्ध की भूमि है, और कैसे अब एक ये नया विज़न जो है पूरे विश्व को जोड़ता हुआ नजर आएगा। भारत की भूमिका की बात की जाए, अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, जो शांति विज़न यहाँ पर अब भारत ने दिया है? देखिए, निश्चित तौर पे भारत ने पिछले कई सालों में कह सकते हैं कि एक ऐसी छवि बनाई है जो कि दुनिया के देशों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित किए हैं। और उस सकारात्मक संबंध के साथ साथ भारत ने अभी देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही लगातार भारत जो है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी को प्रमुख देने की बात कर रहा है। तो ऐसे में भारत का सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के लिए दावा करना और इसके लिए कैंपेन लॉन्च करना मतलब है कि भारत के क्या एजेंडा है दुनिया के लिए, एक उस तरह के एजेंडे की पूरी तरह से होगी कि दुनिया के देशों के साथ रखे जाएंगे। अभी तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अपनी बात रखी है और एक तरीके से लॉन्च किया है कैंपेन, लेकिन इसके साथ ही जो है दुनिया के जो भी वहाँ प्रतिनिधि है विभिन्न देशों के, उन प्रतिनिधियों के साथ कैंपेन होगा। उसके अलावा दुनिया में जहां भी हमारे राजदूत हैं, जहां भी हमारे दूतावास हैं या उच्चायोग है या उच्चायुक्त है, वहां पे भी ये कैंपेन चलेगा, ताकि टारगेट ये है कि अधिक से अधिक संख्या में, बड़ी से बड़ी संख्या में भारत को इसमें मत मिले। और भारत लगातार इस बात की भी पुरजोर वकालत करता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत है। और सुधार की जरूरत इस रूप में है कि वो जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, उन 5 अस्थायी सदस्यों की जगह पे अन्य देशों को भी उसमें शामिल किया जाए, जिसमें ही भारत भी एक हो। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में भी बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि दुनिया ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बनी थी यूएनओ, और आज का जो यूएनओ है उसमें काफी दुनिया में परिवर्तन हुए हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है, और ऐसे में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य न हो यह बहुत ही दुख की बात है। लेकिन इस बीच में भारत ने समय समय पे अस्थायी सदस्यता के लिए भी चुनाव लड़ा है और हर बार विजय हुआ है, और इसीलिए भारत इस बार भी लड़ रहा है। लेकिन इस बात का एजेंडा काफी विस्तृत है, और उस विस्तृत एजेंडे के साथ भारत जो है जून में चुनाव होगा किसी समय, अगले साल जून में, और उसके बाद 1 जनवरी से 2028 से अस्थायी सदस्यता मिलती है, 1 साल के लिए होती है। इसके साथ अगर देखा जाए, भारत और उसके साथ साथ कई ऐसे देश हैं जो भारत की स्थायी सदस्यता का लगातार समर्थन करते नजर आए हैं। उस लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है अस्थायी सदस्यता की अगर बात की जाए? क्या आगे के लिए हम कह सकते हैं जो मार्ग है वो और प्रशस्त होता नजर आता है इसके जरिए?
निश्चित तौर पे देखिए, अस्थायी सदस्यता तो एक रूटीन प्रक्रिया है जिसमें कि भारत लगातार भाग लेता रहा है। बीच में एक समय ऐसा भी आया था जब भारत ने कह दिया था कि हम अस्थायी सदस्यता के लिए अब कंटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे फिर भारत ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया और अस्थायी सदस्यता के लिए भी वो चुनाव लड़ रहे। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया एक सेंसिटाइजेशन की प्रक्रिया है। हम अस्थायी सदस्यता के लिए इस बार इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि हम पूरी दुनिया को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि एक जो सेन वॉइस होना चाहिए सुरक्षा परिषद में, वो सेन वॉइस अभी नहीं है। और भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में वहां ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरना चाहता है, उस ग्लोबल साउथ की जिसमें कि महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसमें कि संसाधन है, जिसमें कि मानव क्षमता है, लेकिन उसके पास जो है विकास का वो स्तर नहीं प्राप्त कर पाया है। तो उसी ग्लोबल साउथ की आवाज को बनने के लिए भारत इस बार जो है अस्थायी सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। जी बिल्कुल। और खासतौर से अखिलेश, जिस तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि भारत शांति का लगातार पक्षधर रहा है, अलग अलग मंचों से, अलग अलग देशों से लगातार हमें समर्थन भी मिला है, लेकिन जब हम विश्व कल्याण की भावना के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, मानवता कल्याण की जब हम बात करते हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बड़ा समर्थन हम मान सकते हैं अस्थायी सदस्यता के लिए भी भारत को यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से आगे जाके जो पूरी प्रक्रिया जो संपन्न होगी वोट के जरिए। निश्चित तौर पे इसमें काफी समय भारत को मिला है और भारत इस बीच में लगातार दुनिया के सभी देशों के संपर्क में है। ऑल अलाइनमेंट की पॉलिसी है हमारा, और उस ऑल अलाइनमेंट के तहत हम दुनिया के सभी देशों के साथ संबद्ध होना चाहते हैं, सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से। तो ये जो लंबा समय मिलेगा हमें चुनाव लड़ने के लिए, निश्चित तौर पे भारत उसका उपयोग करेगा और शांति के दूत के रूप में, विकास के दूत के रूप में, रचनात्मक सहयोग के रूप में और दुनिया में डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के वकालत करने वाले देश के रूप में भारत जो है दुनिया में अपने आप को पेश करना चाहता है, जहाँ की हिंद प्रशांत में शांति के साथ साथ पूरी दुनिया में शांति की वकालत करना चाहता है। और किसी भी जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट का जो रोकने का, जो कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का जो तरीका है वो डायलॉग और डिप्लोमेसी हो। साथ साथ ये भी भारत स्थापित करना चाहता है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनाए जाए, ताकि दुनिया के लोगों के विकास में आतंकवाद जो बाधा बनकर आती है वो बाधा न रहे। जी बिल्कुल अखिलेश, और ना सिर्फ आतंकवाद बल्कि जिस तरीके से एक बड़े बदलाव की हम बात करते हैं यूएनएससी में भी, उसके साथ साथ अन्य मुद्दे जो कि शांति विजन में हमें नज़र आते हैं। जब हम एआई टेक्निक की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कैसे उसको ह्यूमन सेंट्रिक बनाया जा सकता है, या दूसरे अहम मुद्दे हैं जब हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ऐसे मुद्दों की तरफ भी हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का ध्यान कहीं ना कहीं केंद्रित होता हुआ नज़र आ रहा है कि भारत जो है इन मुद्दों पर बात करता है, इनके समाधान की बात करता है। देखिए, कोरोना पीरियड जब चल रहा था तो कोरोना पीरियड में भारत ने दिखाया कि वो वैक्सीन का ईजाद कर रहा था और उसके अलावा वैक्सीन को सप्लाई भी कर रहा था। होता यह है कि आमतौर पर देश क्या करते हैं, जो ईजाद करते हैं वो बड़ा भारी मुनाफा कमाने की नीयत से बड़ा भारी मुनाफा कमाने का पूरा लक्ष्य लेकर चलते हैं। लेकिन भारत ने इस मसले को ऐसे निपटाया कि जिसको जिसको ज़रूरत थी, जिनको देना था ग्रांट के रूप में भी दिया, डोनेट किया, और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी तो लोगों ने खरीदे, बहुत ही सस्ते दाम पे खरीदे। तो ये जो कोरोना पीरियड में जो वैक्सीन बनाया भारत ने, उसके वैक्सीन मैत्री के रूप में भारत ने स्थापित किया कि वो दुनिया में एक सकारात्मक और रचनात्मक ताकत बनना चाहता है। भारत दुनिया में कोई मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं काम करना चाहता है, और भारत में जो भी तकनीकी विकास हुए हैं उन तकनीकी विकास को दुनिया के साथ साझा करना चाहता है। और इसी रूप में एआई का सम्मेलन जब भारत ने पहली बार आयोजित किया तो उस एआई सम्मेलन के माध्यम से भी भारत ने कहा एआई फॉर ऑल, इंक्लूसिव एआई। मतलब एआई ऐसा ना हो कि एआई से मानव बल जो है वो काम से हट जाए, बल्कि मानव बल का उपयोग ऐसा होना चाहिए ताकि वो एआई रिवॉल्यूशन के साथ साथ वो खड़ा रहे, एआई रिवॉल्यूशन का पार्ट बने और एआई रिवॉल्यूशन में वो सहयोग करे, उसके साथ रहे। तो निश्चित तौर पे भारत की जो दृष्टि है पूरे देश के लिए गाइडिंग फोर्स के रूप में कह सकते हैं कि गाइडिंग फोर्स के रूप में आई है कि किस तरह से मानव जनित और मानव केंद्रित जो विकास है वो दुनिया के लिए सबसे जरूरी है, न कि कारपोरेट केंद्रित और कारपोरेट जनित विकास। और इसी रूप में भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भी कंटेस्ट करना चाहता है। जी बिल्कुल है, और एक अहम दावेदारी के रूप में भी इसको देखा जा रहा है किस तरीके से भारत लगातार शांति का संदेश जो है आज पूरी दुनिया को दे रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद।
मेरी पसंद। मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। और आई खबरों में आगे बढ़े, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपके साथ साझा कर ले। जो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर ईरान के हमलों पर भारत का जो रुख है वो एक बार फिर से यहाँ साफ नजर आ रहा है। दरअसल ईरानी राजनीतिक जो हैं उनको तलब किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो ये कि टैंकर पर हमले में एक भारतीय की मौत का मामला है ये। और उसके बाद अब विदेश मंत्रालय ने जो ईरानी राजनयिक हैं उनको तलब किया है, उनको बुलाया है। लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो पूरा मामला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, इसको लेकर ना सिर्फ एक संघर्ष बल्कि UAE ने भी आपको बता दें ईरानी हमलों की निंदा की थी। हमने देखा था किस तरीके से जो 2 जहाज़ थे उनको निशाना बनाया था ईरानी मिसाइलों ने, और इसी दौरान एक भारतीय नाविक जो है उसकी मौत हो गई थी। और उसी वजह से भारत ने अपना एक स्पष्ट कड़ा रुख अपनाते हुए यहाँ पर जो ईरानी राजनयिक हैं उनको तलब किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल लगातार व्यापारिक जहाज़ों पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, और इसी में हमने देखा था UAE के जो टैंकर थे उस पर उनको निशाना बनाया गया था। हमारे संवाददाता अखिलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए जिस तरीके से एक स्पष्ट और कड़ा रुख भारत का हम कह सकते हैं नज़र आ रहा है, और प्राथमिकता भी कि हर भारतीय जो है वो सुरक्षित रहे। देखिए, सवाल इस बात का है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो जहाज गुजर रहे हैं उन तकरीबन सभी जहाज़ों पे भारत के नाविक हैं। भारत के लोग जो हैं, जो शिपों में जो है समुद्री जो जहाज़ हैं, समुद्री जहाज़ों में काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। और दुनिया के जो देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा सी फेयरर्स जिसको कहा जाता है कि वो भारत के लोग हैं। और ऐसे में ईरान द्वारा जो है जहाज़ों पर हमला किया जा रहा है, उसमें भी कल भी हमला हुआ और उसमें कि एक भारतीय की मौत हो गई। इसके पहले भी हमला हुआ था जिसमें कि भारतीय घायल हुए थे। तो 3 बार ऐसा हो चुका है। और निश्चित तौर पे भारत को इस बात से काफ़ी क्षोभ है कि ईरान जो भारत का मित्र देश है, भारत मानता है कि ईरान एक मित्र देश है, और ऐसे में मित्र देश द्वारा इस तरह के हमले किए जाना, जो निरपराध निसहाय जो जहाज के नाविक हैं उन पे हमले किए जाना, वो कमर्शियल शिप्स हैं, वो जंगी जहाज नहीं है, और उस पर ईरान द्वारा जिस तरीके से हमला किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी निंदनीय है। और इसीलिए विदेश मंत्रालय ने अभी थोड़ी देर पहले ईरान के राजदूत को वहाँ बुलाया था विदेश मंत्रालय में, और विदेश मंत्रालय में बुलाकर उन्हें इस बात की सख्त चेतावनी दी गई, हिदायत दी गई कि वो इस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले न करें। क्योंकि देखिए, जहाज जो है वो कमर्शियल शिप्स है, जहाज जो है या तो तेल के टैंकर हैं, और इस तरह के जहाज से जो है वो किसी को खतरा नहीं है, ना तो ईरान को खतरा है, ना किसी पड़ोसी देश को खतरा है। अगर जंगी जहाज होता उस पर हमले किए जाते तो इसका एक मतलब था, लेकिन जो सिविलियन शिप्स है उस पर हमले किए जाना, भारत ने इसकी काफ़ी निंदा की है। और भारत ने एक बयान भी जारी किया था 4 दिन पहले, और भारत ने इस बार कहा था कि इस बार जो जंग छिड़ी है, इस बार जो हमले हो रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, पहला हमला ईरान ने किया है, और ईरान ने उस इलाके से गुजरने वाले जहाजों पर हमला किया। उसके बाद फिर अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की, और आज लगातार ईरान जो है हर रोज जहाजों पर हमले कर रहा है, दावा कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। और अभी थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिली है कि ईरान के पार्लियामेंट में उन्होंने एक बिल जारी कर दिया है जिसमें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अधिकार संबंधी उन्होंने अपने पार्लियामेंट में बिल दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उनका अधिकार होगा। तो निश्चित तौर पर एक खतरे की घंटी है दुनिया के सभी देशों के लिए और भारत के लिए भी। और निश्चित तौर पर भारत ये कहता है कि जो भी मसला है आपका अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ, उसे आप बैठकर करें, बात करें। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से विदेश मंत्रालय ने तलब किया है और वो पहुंचे हैं विदेश मंत्रालय। जवाब मांगा गया है उनसे कि आखिर इस तरीके से जो हमला है व्यापारिक जहाज़ों पर क्यों किया गया। ईरानी राजनयिक है, उनको तलब किया गया, जवाब उनसे मांगा गया। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं
पहुंच चुके हैं विदेश मंत्रालय में। सीधा अगर देखा जाए, भारत जो है एक स्पष्ट रुख अपनाता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। और जैसा कि अखिलेश बता रहे थे कि जो भारतीय सीफेयर्स हैं, भारतीय नाविकों की सुरक्षा की अगर बात की जाए, जिस तरीके से सरकार उनके प्रति गंभीर नज़र आती है, प्राथमिकता उसको दे रही है, ऐसे में इस तरह का कोई मामला अगर सामने आता है, उससे को लेकर लगातार ही एक बड़े स्तर पर इसको देखा जा रहा है। और खासतौर से अखिलेश, हमने देखा किस तरीके से जो न सिर्फ उनको तलब यहाँ पर किया गया, क्या माना जाए कि एक संदेश भी है अक्सर भारत को, क्योंकि हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, जब ज़रूरत हो, तो भारत ये करके भी दिखा सकता है, हम देख सकते हैं। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे जब किसी को तलब किया जाता है, राजदूत को या चार्ज दी अफेयर्स को, तो उसको इस बात का संदेश दिया जाता है कि हम आपकी सरकार से क्या चाहते हैं। एक तरफ नाराजगी भी व्यक्त की जाती है कि जो घटनाएं, जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उस पर नाराजगी जताई जाती है। और उसके बाद यह भी कहा जाता है कि आप अपनी सरकार को हमारी नाराजगी से अवगत कराएं और ये कहें कि वो जहाजों पर जो सिविलियन शिप्स हैं, कमर्शियल शिप्स हैं, उन कमर्शियल और सिविलियन शिप्स पे हमले न करें। तो निश्चित तौर पे ये भारत ने एक सख्त रुख अपनाया है और भारत ने एक तरीके से मित्रवत चेतावनी दी है ईरान को कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह के हमले से वो बाज आए। क्योंकि जो भी शिप्स गुजरता है, उस शिप्स में आप नहीं जानते कि किस देश के नाविक वहां शिप का संचालन कर रहे हैं। भले ही फ्लैग किसी भी देश का हो, लेकिन जो दुनिया ग्लोबल दुनिया है, जिस ग्लोबल दुनिया में जो आपूर्ति श्रृंखला है, आपूर्ति श्रृंखला में सभी देशों के लोग शामिल होते हैं। जापान के लोग भी शामिल हैं उसमें, फिलीपींस के हैं उसमें, भारत के हैं उसमें, अन्य कई देशों के लोग शामिल होते हैं। और ऐसे में इस तरह के हमले किए जाएंगे तो ये हमले बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हमले हैं और इस गैर जिम्मेदाराना हरकतों से बाज आने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच में जो भी मसला है, उन मसले को आपस में सुलझाएं, पूरी दुनिया के देशों पर वो युद्ध न थोपे। क्योंकि देखिए, जो समुद्र है वो समुद्र बहुत विस्तार है उस समुद्र का, और हर देश के आसपास, अगर हिंद प्रशांत में देखें तो हिंद प्रशांत के हर देश के पास एक समुद्र है। और अगर उस समुद्र पे हर देश जो है रोक लगाना शुरू कर दे, नाकेबंदी शुरू कर दे, टोल टैक्स लगाना शुरू कर दे, तो पूरे जो व्यापार है, दुनिया का व्यापार, पूरी दुनिया के व्यापार के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा दूसरे विश्व युद्ध के बाद। और इस तरह की स्थिति से बचने की जरूरत है। और भारत ने इस बात की चेतावनी दी है ईरान को कि इसका जो है कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो बहुत भयानक होगा। क्योंकि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरीके से बंद किए हुए हैं, वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, भारत के लिए चिंता का विषय है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इंटरनेशनल वाटर है, वहां पे किसी का एकाधिपत्य नहीं है, न किसी का एकाधिकार हो सकता है। और बार बार संयुक्त राष्ट्र में इस बात को कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र ने इस बात की ताकीद की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटर है, उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। और भारत ने इसीलिए ईरान के राजदूत को आज बुलाकर चेतावनी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे किसी भी तरीके के हमले बंद करें। क्योंकि जहाज किसी का भी हो, नागरिक जो है वो किसी भी देश के हो सकते हैं, भारत के भी हो सकते हैं, दुनिया के अन्य देशों के भी हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है अभी ईरान के राजदूत को बुलाना। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी अन्य देश ने अभी तक ईरान के किसी राजदूत को बुलाया है, लेकिन भारत ने अगर बुलाया है तो भारत ने बुलाया है, जो हम जानते हैं, अभी देख रहे हैं, तस्वीरें भी देख रहे हैं। और निश्चित तौर पे काफी महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने यह आवाज उठाई है। और मुझे लगता है कि ग्लोबल साउथ की आवाज है, जिसे ईरान के जो हुक्मरान है, ईरान का जो सत्ता तंत्र में जो बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए। क्योंकि जनता के भीतर भी बहुत क्षोभ बढ़ रहा है। जनता, भारत की जनता भी इस बात से काफी परेशान है कि लड़ाई ईरान और अमेरिका के बीच में है, परेशान पूरी दुनिया हो रही है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सामान की आवाजाही बंद है, व्यापार में बहुत तरह की बाधाएं आ रही है। भारत के लाखों लोग वहाँ जो पूरे जो वेस्ट एशिया में है रहते हैं, काम करते हैं, उन लोगों की सुरक्षा का सवाल है। और निश्चित तौर पे भारत ने कहा कि आज ईरान के राजदूत को यह चेतावनी जो दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण भारत की तरफ से ये संदेश दिया गया ईरान को। जी बिल्कुल अखिलेश, और ये शायद इस वजह से भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हम मान सकते हैं, क्योंकि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जब हम बात करते हैं, कई जहाज़ वहाँ पर हैं, तो अभी जिस तरीके से ईरान की जो मिसाइलें थी उन्होंने निशाना बनाया, आगे इस तरह की कोई जो घटना है, जो मामला है, वो सामने ना पाए। और भारत, ना सिर्फ हम भारतीयों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बल्कि कोई भी किसी भी देश का नागरिक हो, उसको लेकर भारत का जो एक रुख है वो स्पष्ट नज़र आता है कि जो सीफेयर्स हैं उनकी जो सुरक्षा है, उनके भी हित हैं, उनके भी अधिकार हैं, उसको देखते हुए एक बीच का रास्ता खोजा जाना चाहिए, जो शांति वार्ता है वो होनी चाहिए।
देखिए, निश्चित तौर पे अभी मैं बताऊं आपको कि पिछले 4 दिन पहले मैं एक लेक्चर में गया था जहां श्रीलंका के हाई कमिश्नर थी। और श्रीलंका समझ सकते हैं कि हिंद प्रशांत का एक महत्वपूर्ण देश है जो कि कोशिश ये कर रहा है कि वो एक एनर्जी हब के रूप में विकसित हो, लोग वहाँ एनर्जी रिजर्वायर बनाए, भारत भी एनर्जी रिजर्वायर बना रहा है, इससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है। और उन्होंने भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने पे काफ़ी जो है परेशानी और काफ़ी क्षोभ जाहिर किया। लेकिन मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या आपकी सरकार ने, आपने, किसी ने ईरान को इस बात का संदेश दिया है, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन देख आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का क्षोभ है कि ईरान ग्लोबल साउथ का एक महत्वपूर्ण देश है, दुनिया के देशों के साथ उसके राजनयिक संबंध है, एक सहानुभूति भी है ईरान की जनता के प्रति लोगों का, और इसलिए वजह से लोग कई बार संयम बरतते हैं कि उसका उस तरीके से क्रिटिसिज्म न किया जाए। लेकिन जब बार बार ये संयम की सीमा टूट रही है, बार बार अगर हमले हो रहे हैं तो हर देश के संयम की सीमा टूटेगी। और भारत ने कहा है, कल अन्य देश भी आकर ईरान के राजदूतों को बुलाकर उनसे अपनी क्षोभ व्यक्त करेंगे। तो निश्चित तौर पे भारत ने एक तरीके से ग्लोबल साउथ के मन की जो बात है, ग्लोबल साउथ के मन की बात कही है। और ईरान के जो हुक्मरान है, ईरान के जो रिजीम है, ईरान के रिजीम को इस बात को समझना चाहिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर, सिविलियन जहाज पे कोई हमला नहीं हो। हाँ, जंगी जहाज हो तो जंग अगर उन पे थोपा गया है, जंग में अगर वो है तो जंग लड़े, लेकिन सिविलियन शिप्स पे, कमर्शियल शिप्स पे, लॉजिस्टिकल शिप्स पे हमले न करें। ये भारत की तरफ से नहीं, बल्कि ये समझा जाना चाहिए कि पूरे ग्लोबल साउथ का वॉयस जो है ईरान को दिया गया है। जी बिल्कुल। तो सीधे तौर पर किस तरीके से तलब किया गया है ईरानी राजनयिक को, वो हमने तस्वीरों के जरिए भी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला है बेहद ही गंभीर और पूरी गंभीरता के साथ, सक्रियता के साथ हम देख सकते हैं कि भारत ना सिर्फ कि किसी भी एक नागरिक की भी अगर बात की जाए, भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी हो, भारत उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार नज़र आता है। और इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो गंभीरता नज़र आती है, तत्परता नज़र आती है और एक सख्त रवैया भी यहाँ भारत सरकार का नज़र फिलहाल आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं खबरों में किस तरीके से, क्योंकि लगातार जब इस मामले की हम बात कर रहे थे, इससे भी जुड़ी और जो अपडेट आएगी हम देखेंगे किस तरीके से विदेश मंत्रालय द्वारा क्या कुछ आधिकारिक बयान जो है वो यहाँ दिया जाता है, क्या कुछ निकल कर और सामने आता है। लेकिन फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ लेते हैं। आप बता दें, भारत टेक्स जिसे दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट कहा जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। और दिल्ली के भारत मंडपम में आपको बता दें, ये खासतौर से 17 तारीख तक यानी 4 दिनों तक इस आयोजन में दुनिया भर के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। 14 से 17 तक इसका आयोजन हो रहा है और ऐसे में सरकार का दावा भी है कि इस इवेंट से एक्सपोर्ट को नई उड़ान मिलेगी। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनेगा। दरअसल भारत टेक्स में कपड़ा उद्योग की ताकत दिखाई देगी। छोटे उद्यमियों को जिस तरीके से एक्सपोर्ट का मौका मिल रहा है, उसके बाद ये कहा जा सकता है टेक्सटाइल सेक्टर में भारत एक बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। दो 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे से जुड़े केस में 5 लोगों को सजा होगी। दिल्ली में साल 2020 दंगा मामले में आईबी अधिकारी अंकुश शर्मा की हत्या के केस में कड़कड़डूमा कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन समेत जावेद, नासिम, कासिम, अनस को दोषी ठहराया है। दिल्ली में 2020 में हुए थे जो दंगे थे और इस दौरान हमने देखा था कि आईबी अधिकारी अंकुश शर्मा की हत्या की गई थी और उनका शव नाले से बरामद हुआ था। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन इस हत्या मामले में दोषी करार है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट का जो फैसला है वो सामने आया था, जहां पर 5 दोषी जो हैं और साथ ही साथ हालांकि इस पूरे मामले में 6 आरोपी जिनको बरी भी किया गया, लेकिन जो 5 दोषी हैं जिसमें ताहिर हुसैन, जावेद, नाजिम, कासिम और अनस हैं जिनको सज़ा होगी, लेकिन अभी सज़ा की बहस की जो तारीख है वो तय नहीं है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी और उसके बाद हमने देखा था कि इस तरीके से लगातार तमाम जो आरोपी थे, फिलहाल 5 दोषी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार दिया गया इस मामले में और क्या कुछ सज़ा होगी, क्या किस तरह के प्रावधान है वो देखेंगे जब उसकी तारीख तय होगी। अंकित शर्मा जो कि
आईबी के एम्प्लॉय थे, उनके मर्डर केस में 5 लोगों को सज़ा सुनाई है, जिसमें ताहिर हुसैन, जावेद, अनास, नाजिम और कासिम शामिल हैं। इनको 188, 153, 147, 48, 49 आईपीसी और 365 और 302 में सज़ा सुनाई गई है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो केस की थी वो क्राइम ब्रांच ने करी थी और ये बड़ा हाईलाइटेड केस था और नॉर्थ ईस्ट राइट्स के केसेस में से वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड केस था, जो कि काफ़ी वाइडली रिपोर्ट भी हुआ था। इसमें काफ़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करी गई क्राइम ब्रांच द्वारा, जिसके कारण सेंटेंसिंग हो पाई है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में 2020 में जो दंगे हुए थे उसमें आईबी के एक ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। उसमें इस केस को क्राइम ब्रांच ने मुकाम तक पहुंचाया। उसमें ताहिर हुसैन, उसके जो साथी थे अनस, नदीम और नाजिम और कासिम, इनको हत्या के मामले में 302 में, 365 में और आईपीसी के अन्य विभिन्न धाराएं जो राइट की हैं, दंगा फैलाने की हैं, आगजनी करने की हैं, मारपीट करने की है, उन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनको भी हत्या में और किडनैपिंग अबडक्शन जो है 365 की जो धारा है उसमें दोषी पाया गया है। तो किन किन धाराओं में ताहिर हुसैन और जो दूसरे साथी हैं वो दोषी पाए गए हैं, उनकी अगर बात की जाए, ताहिर की क्राइम कुंडली की अगर हम बात करें, धारा 302 जो कि हत्या का मामला है, क्योंकि मामला 2020 का है। आईपीसी के तहत जो मामला दर्ज हुआ था 365 की अगर बात की जाए, जिसके तहत अपहरण या किसी गुप्त रूप से गलत तरीके से बंधक बनाने की बात की जाती है। 188 की अगर बात की जाए, जिसमें सीधे तौर पर सरकारी आदेश का जो उल्लंघन है वो शामिल होता है, जबकि धारा 153A की अगर हम बात करें तो समुदायों के बीच वैमनस्य यहाँ पर फैलाने का सीधा सीधा दोष उन पर है। पहले आरोपी थे तमाम, लेकिन अब दोषी यहाँ करार दिया गया है ताहिर हुसैन को। 147 आईपीसी की अगर बात की जाए, 148 आईपीसी की हम बात करें, जिसमें घातक हथियार से दंगा फैलाने का जो पहले आरोप था, लेकिन अब दोषी हैं वो। और ये तमाम वो धाराएं हैं जो कि जब 2020 की अगर बात की जाए उस वक्त आईपीसी के तहत जो अलग अलग धाराएं यहाँ पर लगाई गई थी, जिन धाराओं के तहत जो दोषी है वो करार दिया गया है ताहिर हुसैन को। हालांकि इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, करीब 6 लोग ऐसे भी हैं जिनको बरी किया गया है, लेकिन खासतौर से 5 लोग जो कि इस पूरे मामले में दोषी हैं। अब इन दोषियों को क्या सज़ा होगी, ये तारीख अभी हम देखेंगे, उस तारीख का ऐलान होगा, उसके बाद क्या कुछ सज़ा का ऐलान होता है उनके लिए। क्योंकि जिस तरीके से हत्या की बात की जाए या हम अपहरण की बात करें, हत्या जैसा जो जघन्य अपराध है अक्सर उसमें हम देखते हैं या तो उम्र कैद या इसके साथ साथ फांसी की सज़ा का प्रावधान। लेकिन अब फ़िलहाल देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो सज़ा की तारीख है उस पर उसकी घोषणा होगी और उसके बाद क्या कुछ सज़ा का ऐलान होता है। और ख़ासतौर से अगर बता दें, अंकित शर्मा की अगर बात की जाए, 23 फरवरी 2020 की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में हमने देखा था किस तरीके से सीएए को लेकर एक हिंसा जो है वो यहाँ नज़र आई थी। उसके बाद 25 फरवरी 2020 आईपी अधिकारी अंकित शर्मा जो हैं वो लापता हो गए थे और करीब 26 फरवरी 2020 को हमने देखा था चांदबाग के नाले से अंकित शर्मा का जो शव है वो बरामद हुआ था। हालांकि 27 फरवरी की अगर बात की जाए, अगले दिन उनके पिता की शिकायत पर ताहिर समेत अन्य के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज की गई थी। और उसके बाद हमने देखा था कई दिनों तक एक राजनीतिक रसूख का फ़ायदा लेते हुए भी जो ताहिर हुसैन है बसता रहा। लेकिन 5 मार्च 2020 को ताहिर हुसैन का कोर्ट में सरेंडर हुआ था और साथ साथ दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हमने देखा था जो ताहिर हुसैन है वो आया। 2020 में हमने देखा था किस तरीके से हत्या, दंगा, साजिश समेत अगर अपहरण की बात की जाए, कई धाराओं में जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई थी। और 23 मार्च 2023 की अगर बात की जाए तो कोर्ट में आरोप तय हुए थे और उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ था। वहीं 7 जुलाई 2026 की अगर हम बात करें तो अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और 13 जुलाई को कोर्ट ने हमने देखा ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया। और इसके साथ साथ और आइए सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त प्रेस वार्ता का। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली विटनेस्ड riots
and a public servant, an officer of the Intelligence Bureau, Ankit Sharma, was brutally murdered yesterday. The trial court has delivered a verdict. This verdict is very significant because it lends credibility and it also ensures that justice is delivered to the family members of the deceased अंकित शर्मा. मैं अगर हिंदी में कहूं, कल एक ऐतिहासिक फैसला दिल्ली दंगों को लेकर न्यायपालिका ने दिया है और ये फैसला ऐतिहासिक भी है और सुनिश्चित भी करता है अंकित शर्मा, जो कि एक आईबी ऑफिसर था, जो कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, जिस तरह से उसकी जघन्य हत्या की जाती है, 5 लोगों को इसमें दोषी ठहराया गया है. और सबसे पहले बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा. ये न्यायालय ने भी टिप्पणी करी है, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, अध्ययन नहीं हो पाया है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो ओछी घटिया राजनीति पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल गिद्ध संस्कृति का प्रतीक कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है, वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा. इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, ये ताहिर हुसैन की तस्वीर जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित. अरविंद केजरीवाल का खासम खास और नफरत करने वाला कानून से और हिंदुओं से. आज ताहिर हुसैन के खिलाफ 302 धारा इंडियन पीनल कोड की, 365 किडनैपिंग, 153A प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ये मामला सिद्ध हुआ और उसको सजा हुई है. इसके साथ 4 और लोग हैं, जावेद, अनास, नजीम और कासिम, जिनको सजा हुई है. जो बात न्यायालय ने कही है, मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं. ही, हुसैन, ताहिर हुसैन, instigated the mob when Ankit came forward towards this mob. जब अंकित शर्मा अपने कर्तव्य का पालन करके भीड़ के सामने आता है तो ताहिर हुसैन वो गुंडा है जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था, जिसने भड़काऊ बयान दिए और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया. और आगे कोर्ट कहता है, when the accused persons were acting in pursuance to a conspiracy and common object to kill Hindus, it covered killing of Ankit as well, for the reasons that Ankit was killed because he was a Hindu. अब सवाल यह आता है कि
सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, उनके पार्षद ताहिर हुसैन दंगा करवाते हैं, एक आईबी ऑफिसर की हत्या करवाते हैं, और बड़ी प्रखरता से हमने इस पे प्रेस वार्ता भी करी, और यह मुद्दा जनता का मुद्दा था। कोई मिट्टी का तेल लेके चल रहा था तो वो अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी जी थी, जिनके ऊपर मैं अभी आऊंगा। और मुझे याद है जब संसद के पटल पर मार्च 2020 में यह मुद्दा आया तो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी आरोपी है ये बख्शा नहीं जाएंगे, एक एक को पकड़ेंगे और इनको सजा होगी। और आज जब ये फैसला आया है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये न्याय की जीत है, ये जनता की जीत है, ये कानून की जीत है, ये संविधान की जीत है। ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी आप ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं, कहीं छुपिएगा मत, जैसे आप जब ताहिर हुसैन पकड़ा गया था छुप गए थे, एक शब्द आपके मुख से नहीं निकला था, पार्टी से आपने निष्कासित नहीं किया था, उसको राजनीतिक संरक्षण दिया था। आज ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या आप बाहर निकल के आज देश की जनता और दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे? आज ये भी पूछा जाएगा किन कारणों की वजह से आपने ये नफरत फैलाई, आपके इशारे पे ताहिर हुसैन ने ये किया। ये जनता को विश्वास है, और ये राजनीतिक संरक्षण क्यों दिया जा रहा था ताहिर हुसैन को? तीसरा जो बड़ा सवाल है, जो अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी दोनों को उत्तर देना चाहिए, जब कानून अपना काम करता है, पुलिस अपना काम करती है, आईबी का हमारा जो अफसर है वो अपना काम करता है, तो ऐसा क्यों है कि घटिया ओछी राजनीति करने के लिए सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं, गिद्ध बन के लाशों पे जो राजनीति करते हैं और पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़े होते हैं। ये खड़े होते हैं आरोपी के साथ, क्योंकि आरोपी का धर्म इन्हें दिखाई देता है, वो इनका वोट बैंक है। तो ऐसा अरविंद केजरीवाल आपने क्यों किया, यह पूछा जाएगा। और सबसे प्रमुख बात, क्यों अरविंद केजरीवाल से आज भी ताहिर हुसैन के तार जुड़े हैं? ताहिर हुसैन को राजनीतिक संरक्षण कोई दे रहा है तो अरविंद केजरीवाल आज भी दे रहे हैं। अमानतुल्लाह खान का आज का बयान, अमानतुल्लाह खान का बयान यह कहता है कि हमारे देश के न्यायालय ने साक्ष्य प्रमाण गवाहों की जो गवाही थी उसके बिना पे जो सजा दी है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अमानतुल्लाह खान, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वर्गीय अंकित शर्मा जिसने देश के लिए शहादत दी, जिसके साथ जनता खड़ी है, भाजपा खड़ी है, उसके लिए एक शब्द नहीं, और एक दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए कहते हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अमानतुल्लाह खान आज बयान देते हैं। क्या यह वोट बैंक की राजनीति नहीं है? न्याय से ऊपर अब अरविंद केजरीवाल हो गए, न्यायालय से ऊपर अरविंद केजरीवाल हो गए। और ये बहुत पीड़ा से, बहुत भारी मन से मैं एक बात कहूंगा, 51 बार अंकित शर्मा के पार्थिव शरीर में चाकू भोंकने के निशान थे, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। 51 बार। इतनी नफरत, ऐसा द्वेष, और उसका कसूर क्या है? आईबी ऑफिसर अपना काम कर रहा है। और आज जब हम इस फैसले की बात कर रहे हैं,
अमानतुल्लाह खान की इतनी हिम्मत पड़ती है कि वो बाहर निकल के कहते हैं कि धर्म देखा गया ताहिर हुसैन का, इसलिए सजा हुई। उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये चरित्र, ये डीएनए है पापी आप अरविंद केजरीवाल का। और सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है ताहिर हुसैन के साथ, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, जिसके इशारे पे ये हुआ और जिसने लीपापोती करी। मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक शब्द अंकित शर्मा के लिए, और जो भारतीय नागरिक मारे गए दिल्ली दंगे में, करीब 60 लोग मारे गए, एक बार उनके लिए कुछ नहीं कहा। इसके साथ आज ये बात जरूर उठानी चाहिए, पुरजोर तरीके से उठानी चाहिए। आप याद करिए, ये दिल्ली के दंगे क्योंकि संसद में एक कानून पारित होता है, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हमारा संविधान कहता है बिल लाया जाएगा संसद के पटल पर और वो पारित होगा या गिर जाएगा, ये पारित होता है। एक माहौल बनाया जाता है राहुल गांधी द्वारा, सोनिया गांधी द्वारा, कि जो मुसलमान हैं उनकी नागरिकता चली जाएगी। और आज बड़ी जिम्मेदारी से मैं सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी से, खड़गे जी से पूछना चाहूंगा, भारत के कितने मुसलमानों की नागरिकता चली गई? उत्तर है 0, एक भी नहीं। और अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि सोनिया गांधी जी सबसे बड़ी गुनाहगार क्यों हैं, क्यों है राहुल गांधी गुनाहगार। ये दंगे जब साजिश की जा रही थी, तो सोनिया गांधी का बयान है कि ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। घर से निकलो, आर पार की लड़ाई लड़ो। मैं पूछना चाहता हूं, जब किसी की नागरिकता जा नहीं रही थी, संविधान में कानून पारित होता है, तो ये आर पार की लड़ाई किससे थी? कारण क्या था? और सोनिया गांधी जी ने एक शब्द भी सौहार्द बना रहे, मैंने कानून पढ़ा है, उसमें ये अच्छाइयां हैं, ये कमियां हैं, ये सुझाव हैं, ये नहीं कहा, जो कि एक वरिष्ठ नेत्री को कहना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं जनता को आह्वान देती हूं, खासकर मुसलमानों को, आपकी नागरिकता जाएगी, ये कांग्रेस कहती है, और उसके बाद कहती हैं आर पार की लड़ाई है। जब ऐसे भड़काऊ बयान कोई वरिष्ठ नेत्री धर्म के चश्मे से देख के देगी और दंगा होगा, तो उसकी जिम्मेदारी सोनिया गांधी जी को भी लेनी पड़ेगी। और इसके साथ ही इमरान मसूद, बोटी बोटी कर दूंगा इमरान मसूद, केवल नफरत, केवल जहरीले बयान, उनका भी एक बयान है। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। इमरान मसूद, क्या राहुल गांधी के इशारे पे ये वक्तव्य दिया गया? क्या राहुल गांधी ने कान पकड़ के इमरान मसूद से कहा माफी मांगो, जो पीड़ित परिवार हैं हमें उनके साथ खड़ा होना है, दोषी, अपराधी, अभियुक्त, ये केवल अभियुक्त, अपराधी और दोषी होता है, इसका कोई धर्म नहीं देखा जाता? क्या राहुल गांधी ने ये कहा? नहीं, राहुल गांधी ने मार्च 2020 में, और इसलिए राहुल गांधी भी उतने ही गुनहगार हैं, उन्होंने कहा वो ब्रजपुरी जो दंगा पीड़ित एक इलाका था, वहां गए। मार्च 2020 की बात है। राजनीतिक गिद्ध राहुल गांधी उड़ के कहां जाएंगे? लाशों के पास। और सबने सोचा अगर वहां जाएंगे तो शांति की अपील करेंगे।
वो कहेंगे सभी समाज के वर्गों को एक साथ खड़े हो जाना चाहिए? नहीं, लेकिन राहुल गांधी गए और एक मस्जिद में गए, मस्जिद में गए। वो अंकित शर्मा के परिवार वालों से मिलने नहीं गए, जिनकी हत्या हुई थी उनके परिवारजनों से मिले नहीं, संवेदनाएं नहीं व्यक्त करी, ढंढास नहीं बंधाया। उन्होंने कहा मैं मस्जिद में आया हूं टू प्रोवाइड हीलिंग टच। अब मैं ये कहना चाहता हूं, ये हीलिंग टच नहीं था, ये ब्लीडिंग टच था राहुल गांधी का। Whenever I see blood like a political vulture, I have to reach there. I have to ensure there is blood and more blood. ये राहुल गांधी का दौरा जो है केवल तुष्टीकरण की राजनीति थी। और दुख की बात यह है, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां हो, समाजवादी पार्टी भी है, ममता बनर्जी भी है, किसी ने भी हम कानून के साथ हैं, पीड़ित परिवारों के साथ हैं, ये नहीं कहा। उन्होंने केवल एक बात कही, तुष्टीकरण हम करते रहेंगे, मस्जिद जाएंगे, एक वर्ग की बात करेंगे, अगर वो अपराधी भी है तो क्या हुआ। और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। मैं अंत करूंगा बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह के, इस न्यायिक फैसले का हम सम्मान भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। वी वेलकम this verdict by the trial court where Tahir Hussain has been convicted under section 302 murder and other serious sections under the Indian Penal Code, because this verdict ensures that rule of law in India will prevail, and no matter how high or how well connected a person is, if he is an accused, he will have to face the might of law. This is also the healing touch that victims' family required, society required. And therefore, as I said earlier, we demand that Arvind Kejriwal should come out and make a statement and apologize to the country and to the people of Delhi. Sonia Gandhi and Rahul Gandhi should also categorically withdraw their earlier statements and issue an unconditional apology. And leaders like Amanatullah, Imran Masood, who tried to incite people on the basis of religion, should be sacked from the party forthwith. This is our demand, and this pursuit for justice, because there are other cases also going on in relation to the Delhi riots, will be pursued with all the might that the government and the prosecuting agencies under the law have, and we will ensure that every culprit, every accused is brought to book, is tried, and then the person rots behind bars. Thank you. If there are any questions on this subject, is तो गौरव भाटिया शिव प्रवक्ता इस वक्त बता रहे थे किस तरीके से पूरा जो मामला है, इसमें ना सिर्फ जो यहाँ पर
फैसला सुनाया गया वो काफ़ी महत्वपूर्ण न्याय की जीत उन्होंने इसे करार दिया और साथ ही साथ सवाल भी उठाए अरविंद केजरीवाल पर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी। उस समय में जो उन्होंने बयान दिए थे, क्या उस पर वो माफ़ी मांगेंगे, क्या आप बाहर आकर ये बताएंगे? क्योंकि जिस तरीके से एक दोषी का उन्होंने साथ दिया, उसको लेकर लगातार बीजेपी जो है अब यहाँ कहीं ना कहीं उन सभी को घेरती हुई नजर आई। फिलहाल हम यहाँ अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और आइए बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप को लेकर, क्योंकि ये अब उस मुकाम पर है जहां हर पास, हर टैकल और हर गोल इतिहास लिख सकता है। खासतौर से अगर सेमीफाइनल की बात करें, फ्रांस और स्पेन, दुनिया की निगाहें इन दोनों टीमों पर हैं। और ऐसे में आज देर रात हम देखेंगे जो मुकाबला होगा, क्या कुछ खास है इस मुकाबले में। आइए नजर डालते हैं आर्लिंगटन से हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की इस रिपोर्ट पर। आप देखिए रिपोर्ट, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। फाइनल का टिकट दांव पर, टिकी टाका बनाम तूफानी हमला। फीफा विश्व कप का पहला सेमीफाइनल सिर्फ एक बड़ा मैच नहीं, बल्कि फुटबॉल की सबसे बड़ी जंग में से एक है। एक तरफ फ्रांस है तो दूसरी तरफ स्पेन, दो पूर्व विश्व चैंपियन, यूरोपीय फुटबॉल की दो महाशक्तियां, और दोनों सिर्फ एक जीत दूर हैं फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से। 1990 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची चारों टीमें पूर्व विश्व चैंपियन हैं। ऐसे में आर्लिंगटन का मैदान अब यूरोपीय फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित प्रतिद्वंदियों में से एक का गवाह बनने जा रहा है। फाइनल का टिकट दांव पर है और दुनिया की नजरें इस महामुकाबले पर टिकी हैं। एक ओर लगातार तीसरे विश्व कप फाइनल में जगह बनाने के इरादे के साथ फ्रांस मैदान में उतरेगा, तो दूसरी ओर 2010 की चैंपियन स्पेन अपनी मशहूर टिकी टाका शैली के दम पर दूसरे विश्व कप खिताब की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाने की कोशिश करेगा। स्पेन और फ्रांस के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दोनों टीमें 38 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें स्पेन ने 18 और फ्रांस ने 13 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। हाल के वर्षों में दोनों के बीच हुए बड़े मुकाबलों में रोमांच अपने चरम पर रहा है। 2025 यूएफए नेशंस लीग में स्पेन ने 9 गोल वाले हाई वोल्टेज मुकाबले में फ्रांस को 5-4 से हराकर बाजी मारी थी। वहीं बात अगर दोनों टीमों के बीच अब तक विश्व कप में हुए मुकाबलों की करें, तो विश्व कप के इतिहास में स्पेन और फ्रांस अब तक एक बार आमने सामने हुए हैं। 2006 विश्व कप के अंतिम 16 के मुकाबले में फ्रांस ने स्पेन को 3-1 से हराने में सफलता पाई थी। फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत उसका आक्रामक खेल है। कप्तान किलियन एम्बापे शानदार फॉर्म में है और टूर्नामेंट में अब तक 8 गोल दाग चुके हैं। लेकिन फ्रांस सिर्फ एम्बापे पर निर्भर नहीं है। ओस्मान डेम्बले, माइकल ओलिसे, डेजार्डेऊ और ब्रैडली बारकोला जैसे तेज और तकनीकी खिलाड़ी भी किसी भी रक्षा पंक्ति को भेदने की क्षमता रखते हैं। वहीं स्पेन अपनी पारंपरिक शैली पर कायम है। तेज और सटीक पासिंग, शानदार मूवमेंट और दबाव में भी संयम, यही ला रोजा की सबसे बड़ी पहचान है। फ्रांस के युवा मिडफील्डर वॉरेन जायर एमरी और मुख्य कोच डिडियर डेशैम्स ने भी माना कि गेंद पर स्पेन का नियंत्रण उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन उनका कहना है कि फ्रांस अपनी आक्रामक शैली और तेज जवाबी हमलों के दम पर ही इस चुनौती का सामना करेगा। आर्लिंगटन की सड़कों पर भी वर्ल्ड कप का रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है। झंडे, जर्सियां, गीत और नारों के बीच पूरा शहर फुटबॉल के जश्न में डूबा हुआ है। Both are great teams, and I think that, well, let's wait for the best to win. Spain has been doing great.
France is doing great. It's going to be a really tough game, but we hope Spain wins. Yeah. I mean, their forwards, Mbappe, Dembele, all of Olise, all of them. I mean, Golden Boot. I think Mbappe is going to win it all. So I think it's just going to be a great game, and I don't think that Spain can top them. I don't think they can beat them. ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों का नहीं बल्कि दो अलग-अलग फुटबॉल शैलियों का भी है। स्पेन गेंद पर कब्जा जमाकर खेल की रफ्तार नियंत्रित करना चाहेगा, जबकि फ्रांस तेज काउंटर अटैक और दमदार फिनिशिंग से मैच अपने नाम करने की कोशिश करेगा। अगर फ्रांस ये मुकाबला जीतता है तो वो लगातार तीसरे विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाला पश्चिम जर्मनी के बाद दूसरा यूरोपीय देश बन जाएगा। 90 मिनट, एक मुकाबला और फाइनल का टिकट। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये बाजी कौन मारता है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज, आर्लिंगटन, टेक्सास।